मैं कुमार गौरव मार्तंड क्लासेज बाढ़ से मैं फिर आज आप लोगों के सामने एक वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। और वीडियो का टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित ये वीडियो होगा। जैसा अन्य वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले प्रश्नों को देखा था, उसके बाद उस प्रश्न से संबंधित सारे कंटेंट को हम लोगों ने देखा था, वही काम आज भी हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों को देखने के बाद फिर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में कितने ऐसे नृत्य हैं जिसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, उस नृत्य की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग सबसे पहले आते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्नों में हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न ये कहता है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है। यानी भारत में कितने ऐसे नृत्य हैं जिसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, है ना। हमने एक वीडियो में देखा था कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे शास्त्रीय भाषा नहीं है, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है, ये ध्यान रखना होगा हमें। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? ऑप्शन में आपका 6, 7, 8 और 9 है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न था। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आएंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में कलाकार मुखौटे का प्रयोग करते हैं। यानी कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नृत्य करने वाले जो कलाकार होते हैं वो मुखौटे का प्रयोग करते हैं, मुखौटा लगाते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जब तक आपको इन सारे नृत्यों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी तब तक आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रश्न को भी देखिए कि निम्न में से किस नृत्य में कलाकार मुखौटे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में आपका है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और कथकली। ये 4 ऑप्शन आपका इसमें है। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न ये कहता है कि जयपुर घराने का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य की शैली से है। यानी जयपुर घराना का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है कि मोहिनीअट्टम से है कि कथक से है कि कथकली से है ना। तो तीसरा प्रश्न ये है। चौथे प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न ये कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे आपको 2 कथन दिया गया है और इन दोनों कथनों पर आपको विचार करना है। उसके बाद फिर विकल्प के हिसाब से आपको आंसर करना है। क्या कहता है कथन, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला कथन ये कहता है कि भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन ये कहता है कि इसका प्राचीनतम रूप सादिर अट्टम है। कहने का मतलब इस कथन के हिसाब से ये है कि भरतनाट्यम का प्राचीनतम रूप सादिर अट्टम है। अब इस दोनों कथन में आपको ये पकड़ना होगा कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो ये था आपका कौन सा प्रश्न? ये था आपका चौथा प्रश्न। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या कहता है, इसको समझते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। यानी कौन सा ऐसा नृत्य है इन चारों नृत्यों में जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग के आधार पर नृत्य की जाती है। यानी रास लीला को आधार बनाया जाता है इस नृत्य को करने में। तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, मणिपुर नृत्य, कथकली नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य और मोहिनीअट्टम। तो ये थे 5 प्रश्न, काफी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, है ना। ये 5 प्रश्नों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इन 5 प्रश्नों को देखिए। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फैक्ट को देखने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है फैक्ट, तो ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है, जो इस प्रकार है। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 की बात की जा रही है। आपको 2 यहाँ पे आंकड़ा मिलेगा। कहीं कहीं जब आप बुक पलटोगे तो आपको शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 की जगह पे मिलेगी 8 मिलेगी। लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने यह कहा है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने यह कहा है कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 9 है। तो जहां पे आपको 8 मिलेगा, जिन बुकों में आपको लिखा हुआ 8 मिलेगा, वहां पे आपको ये 6 नहीं मिलेगा, है ना। ये 6 नहीं मिलेगा। लेकिन संस्कृति मंत्रालय के आंकड़े के हिसाब से अगर 9 नृत्य की बात की जाए तो उसमें हमारा 6 भी शामिल होता है ना। तो 9 नृत्य कौन कौन सा है? तो इस 9 नृत्य को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि ये 9 नृत्य कौन कौन सा है।
तो 9 नृत्य में हम लोग देखते हैं कि पहला नृत्य आपका कौन सा हो गया, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम पहला नृत्य, और ये भरतनाट्यम कहां पे प्रचलन में है, तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरा है कथक। कथक कहां पे प्रचलन में है, उत्तर भारत में। हम लोग इसको उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं। तीसरा में आपका आएगा कथकली, और ये कथकली कहां प्रचलन में है, केरल में प्रचलन में है। उसके बाद चौथा में आएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां प्रचलन में है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले सिर्फ आंध्र प्रदेश कहा जाता था, और इसी आंध्र प्रदेश से बंटवारा होकर के बना एक नया राज्य तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों होगा। ठीक है, इसके बाद पांचवा, अगर पांचवें की बात की जाए तो पांचवा आपका होगा ओडिसी, और ओडिसी कहां प्रचलन में है, तो ओडिसी प्रचलन में है उड़ीसा में। उसके बाद छठे नंबर पे क्या होगा, मणिपुर और मणिपुरी, और मणिपुरी कहां पे प्रचलन में है, मणिपुर में। उसके बाद 7वें नंबर पे आपका मोहिनीअट्टम हो रहा है। मोहिनीअट्टम कहां है, केरल में है। 8वें नंबर पर आपका सत्रिया है, और ये सत्रिया कहां प्रचलन में है, असम में है। 9वें नंबर पर आपका छऊ है, और ये छऊ कहां प्रचलन में है, तो झारखंड में, उड़ीसा में, और आपको कहीं कहीं किसी किसी बुक में पश्चिम बंगाल भी लिखा हुआ मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये 9 ऐसे नृत्य हैं जिसे भारत के संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा है। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं एक बात, कि बहुत सारे बुकों में आपको सिर्फ 8 लिखा हुआ मिलेगा, 9वां आपको नहीं मिलेगा। तो जो 9वां आपको नहीं मिलेगा, वो 9वां कौन सा नृत्य है, छऊ। ये छऊ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय में जो भी आंकड़े आ रहे हैं उसमें छऊ को भी शामिल किया गया है। और ये जो छऊ नृत्य है ये झारखंड और उड़ीसा में प्रचलन में है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या इस हिसाब से कितनी हो रही है, इस हिसाब से 9 हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो ये है भरतनाट्यम। सबसे पहले हम लोग भरतनाट्यम को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो भरतनाट्यम की बात की जाए तो भरतनाट्यम में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि एक बार से 2 बार आपको न देखना पड़े। तो भरतनाट्यम की अगर बात की जाए तो भरतनाट्यम में आप देखिए कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, इतना महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, और न जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। तो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम हो गया। फिर देखते हैं कि यह लगभग 2000 वर्ष पुराना है। सोच लीजिए कितना वर्ष पुराना है भरतनाट्यम। उसके बाद देखिए इसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, और जिसके लेखक कौन है, भरत मुनि। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी इस नृत्य का वर्णन मिलता है। भरतनाट्यम को अन्य शास्त्रीय नृत्य की जननी भी माना जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाएगा कि किस नृत्य को अन्य जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसकी जननी माना जाता है, तो इसका जवाब होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एकल नृत्य है, ध्यान दीजिएगा, एकल नृत्य। एकल नृत्य का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अकेले किया जाने वाला नृत्य है, ये समूह में किया जाने वाला नृत्य नहीं है। तो भरतनाट्यम एकल नृत्य है, तथा यह मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मूलतः तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था। तमिलनाडु के मंदिर में जो देवदासी प्रथा थी, तो देवदासियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता था, इसलिए इसे दासियाट्टम भी कहा गया है। क्योंकि देवदासियां इस नृत्य को करती थी, इसी वजह से इस नृत्य को एक नाम दिया गया था, और यह नाम था दासियाट्टम। लेकिन हमें यहां पर एक प्रश्न और मिलेगा कि भरतनाट्यम का प्राचीनतम नाम, भरतनाट्यम का प्राचीनतम नाम सादिर अट्टम भी है। सादिर अट्टम जो है ये भी एक नृत्य की शैली है, और कहा जाता है कि इसी सादिर अट्टम से भरतनाट्यम का विकास हुआ, है ना। तो भरतनाट्यम का प्राचीनतम नाम क्या हो गया, सादिर अट्टम। तो कुछ पॉइंट क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। यह लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। भरतनाट्यम को अन्य शास्त्रीय नृत्य की जननी माना जाता है। भरतनाट्यम एकल नृत्य है, तथा यह मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मूलतः तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था, इसलिए इसे दासियाट्टम भी कहा जाता है।
भरतनाट्यम का प्राचीनतम नाम सादिर अट्टम भी है। और यही शायद प्रश्न पूछा गया था आपसे पहले, है ना, कि सादिर अट्टम किस, देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया था, प्रश्न में क्या पूछा गया था आपसे, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न था शायद, कहां पे गया, हाँ देखिए यहां दूसरा कथन में था कि इसका प्राचीनतम रूप सादिर अट्टम है ना, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो सही मायने में ये दूसरा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। और भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कथन भी सही हो रहा है। भरतनाट्यम को पढ़ने के बाद तो इसमें पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, तो उसके हिसाब से ये चौथा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथा प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, है ना। ठीक है, आगे बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए भरतनाट्यम को हमने देख लिया, है ना। भरतनाट्यम के बाद हम लोग आते हैं कथक पे, किस पे, कथक पे। कथक, अब देखिए ये जो व्यक्ति हैं जो कथक नृत्य के बहुत ही मशहूर कलाकार रहे, और इनका नाम है बिरजू महाराज, है ना, इनका नाम है बिरजू महाराज। तो कथक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देखते हैं। यह उत्तर भारत में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कथक। उत्तर भारत का मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड वगैरह सारा आ जाता है, राजस्थान वगैरह भी इसमें आ जाएगा, है ना, कुछ हद तक। तो यह उत्तर भारत में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में एक कहानी को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी एक कहानी को नृत्य के रूप में इसमें प्रस्तुत किया जाता है, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। कथक नृत्य में मुख्य रूप से 3 घराने हैं, नृत्य के घराने, ध्यान दीजिएगा, कथक नृत्य में मुख्य रूप से कितने घराने हैं, तो कथक नृत्य में मुख्य रूप से 3 घराने हैं। कितने घराने, 3 घराने हैं। एक तो आपका हो गया लखनऊ घराना, दूसरा हो गया जयपुर घराना और तीसरा हो गया बनारस घराना, है ना। 3 घराने का उल्लेख मिलता है ये कथक नृत्य में, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। अवध के नवाब वाजिद अली शाह, हम लोगों ने खूब हिस्ट्री में इस नाम को पढ़ा है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कथक के लखनऊ घराने का जन्म हुआ था। ये जो लखनऊ घराना है ना, इस लखनऊ घराने का जन्म हुआ था अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में, ठीक है। भारत में कथक के सबसे बड़े नर्तक के रूप में पंडित बिरजू महाराज का नाम आता है। सबसे बड़े नर्तक रहे भारत में कथक के, उनका नाम क्या रहा, पंडित बिरजू महाराज। और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध इन तीनों घराने में से किससे था। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, लखनऊ घराने से था, है ना। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे, तो लखनऊ घराने से संबंधित थे पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। तो ये कथक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था, इसको फटाफट एक नजर हम लोग और देखते हैं कि कथक उत्तर भारत में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है और उत्तर भारत में भी खासकर उत्तर प्रदेश में। इस नृत्य में एक कहानी को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कथक नृत्य में मुख्यतः 3 घराने हैं, एक आपका लखनऊ घराना, एक जयपुर घराना और एक बनारस घराना, है ना। लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कथक के लखनऊ घराने का क्या हुआ, जन्म हुआ। और इस लखनऊ घराने के प्रसिद्ध नर्तक कौन रहे, तो उस नर्तक का नाम था, लखनऊ घराने के प्रसिद्ध नर्तक का नाम रहा पंडित बिरजू महाराज, है ना। और इनका संबंध लखनऊ घराने से है, पंडित बिरजू महाराज का। तो हमने भरतनाट्यम को देखा, उसके बाद हमने कथक को देखा। अब आती है तीसरे नृत्य की बारी, जिसका नाम है कथकली, है ना। तो अब हम लोग कथकली को देखते हैं, ठीक है। चलिए कथकली की ओर हम लोग आते हैं। ये देखिए कथकली, है ना। कथकली नृत्य में यही भाव भंगिमा रहती है। ये भाव भंगिमा को जब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो नर्तक होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग करते हैं मुखौटा का, मुखौटा का प्रयोग करते हैं। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कथकली को, है ना। कथकली, चलिए कथकली को देखते हैं। कथकली की अगर बात की जाए तो कथकली का संबंध किस राज्य से है, केरल से, है ना। कथकली जो है वो केरल से संबंधित है। तो कथकली का संबंध किस राज्य से है, केरल से है। और यह एक नृत्य नाटक है, यानी इसकी जो भाव भंगिमाएं होती है वो एक नाटक को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में भाव और अभिनय का मिश्रण होता है, यानी भाव का भी मिश्रण होता है और भाव के साथ साथ अभिनय का भी मिश्रण होता है, तथा कलाकार को चेहरे से
हाव भाव दिखाना होता है, यानी चेहरा ही इसमें सब कुछ बताता है। सारा भाव भंगिमा चेहरे से प्रकट होना चाहिए, इस नृत्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है। कथकली में कलाकार मुखौटे का प्रयोग करता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि कथकली में कलाकार मुखौटे का प्रयोग करता है। ठीक है, इस नृत्य में मुख्यतः पुरुष कलाकार भाग लेते हैं। कथकली एक ऐसा नृत्य है जिसमें मुख्य रूप से कौन कलाकार भाग लेते हैं, तो पुरुष कलाकार भाग लेते हैं। इस नृत्य में सामान्यतः महाभारत, रामायण एवं पुराणों की कथाओं को नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। रामायण की कथा को, महाभारत की कथा को, पुराणों की कथा को नृत्य के रूप में इसमें प्रस्तुत किया जाता है। किस नृत्य में? कथकली में। कथकली को बंगाल में लोकप्रिय बनाने में रविंद्रनाथ टैगोर की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना। बंगाल में इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये था आपका नृत्य। कौन सा नृत्य? कथकली, जिसका संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से है ना। यह एक नृत्य नाटक है, भाव और अभिनय का मिश्रण होता है। कलाकार को चेहरे से हाव भाव इसमें क्या होता है? दिखाना होता है। कलाकार मुखौटे का प्रयोग करते हैं, मुख्य रूप से पुरुष कलाकार इसमें भाग लेते हैं। इसके जो विषय वस्तु हैं वो महाभारत, रामायण एवं पुराण की कथाओं से लिए जाते हैं। और बंगाल में इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में मुख्य भूमिका किसकी रही? तो रविंद्रनाथ टैगोर की रही। ठीक है, चलिए अगले नृत्य की ओर हम लोग आते हैं। अगला नृत्य आपका कौन सा है? कुचिपुड़ी, है ना। अगला नृत्य आपका है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को हम लोग देखेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य, ये रहा कुचिपुड़ी। जब आप कुचिपुड़ी नृत्य के भाव भंगिमा को देखोगे ना, कुचिपुड़ी नृत्य के भाव भंगिमा को देखोगे तो आपको इसमें और भरतनाट्यम में की भाव भंगिमा में अंतर समझ में नहीं आएगा। वेशभूषा को लेकर के थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है। आपको ये देखने के लिए लगेगा, जैसे लगेगा कि भरतनाट्यम की भाव भंगिमा और इस कुचिपुड़ी की भाव भंगिमा एक समान है। तो जाहिर सी बात है, हमने तो शुरू में ही पढ़ा था कि भरतनाट्यम को सभी शास्त्रीय नृत्यों की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। तो जब जननी कहा जाता है तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुचिपुड़ी को। ठीक, चलिए यह नृत्य आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। कुचिपुड़ी कहां पे प्रचलित है? आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। और आंध्र प्रदेश में प्रचलित तो है, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ कहां पर? तेलंगाना में भी प्रचलन में है ना। आंध्र प्रदेश में तो प्रचलन में है ही, और आंध्र प्रदेश के साथ साथ ये कहां पे प्रचलन में है? तो तेलंगाना में भी प्रचलन में है। इसमें भी नृत्य और नाट्य का समागम होता है, यानी नृत्य के साथ साथ इसमें नाट्य का भी समागम होता है, वो भी इसमें शामिल होता है। यानी नृत्य और नाट्य का क्या होता है? समागम होता है। इस नृत्य में भी भाव भंगिमाएं, ध्यान दीजिएगा, इस नृत्य में जो भाव भंगिमाएं होती है वो भरतनाट्यम के समान होती है। देखने में लगेगा कि जैसे बहुत सूक्ष्म अंतर होता है कुचिपुड़ी में और भरतनाट्यम में। प्राचीन काल में इस नृत्य को रात के समय मंदिरों में केवल ब्राह्मण परिवार के लोगों के द्वारा किया जाता था। यानी जो ब्राह्मण होते थे वही प्राचीन काल में इस नृत्य को रात में मंदिरों में करते थे। अब देखिए इस नृत्य की एक बहुत बड़ी विशेषता जो आपको एकदम याद रखना चाहिए, समझ गए ना। तारगामम, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये क्या है? तारगामम। तो तारगामम कुचिपुड़ी नृत्य का ही एक रूप है जिसमें कलाकार कांसे की थाली, है ना, कांसे की थाली में खड़े होकर नृत्य करता है ना, कांसे की थाली में खड़े होकर नृत्य करता है। तो तारगामम, इसका नाम क्या है? तारगामम। और ये तारगामम किस नृत्य का एक रूप है? तो कुचिपुड़ी का, है ना। ये तारगामम जो है कुचिपुड़ी नृत्य का एक रूप है जिसमें कलाकार कांसे की थाली में खड़े होकर क्या करता है? नृत्य करता है। ठीक है, अब देखिए इस नृत्य के विषय महाभागवत से लिए गए हैं तथा पारंपरिक रूप से पुरुष नर्तक ही महिलाओं की वेशभूषा बनाकर इस नृत्य को क्या करते हैं? करते हैं, है ना। पारंपरिक रूप से इसमें नर्तक ही जो होते हैं वो महिलाओं का वेशभूषा धारण करते हैं और नृत्य करते हैं। हालांकि बाद में इसमें अनेक प्रसिद्ध महिला कलाकार भी हुई, जैसे सबसे प्रमुख महिला कलाकार जो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है उनका नाम होगा यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो बाद में जाकर बहुत सारी महिला कलाकार भी इसमें हुई। कुचिपुड़ी को आधुनिक काल में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री को दिया जाता है ना। तो कुचिपुड़ी को आधुनिक काल में लोकप्रिय बनाने का श्रेय, यहाँ पे श्रेय छूट गया है, तो श्रेय किसे दिया जाता है? तो श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री को कुचिपुड़ी
नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, फिर से इसको एक बार देखा जाए। ध्यान दीजिए कि ये कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के साथ कहां पर, तेलंगाना में ये प्रचलन में है। इसमें भी नृत्य और नाटक का समागम होता है। इस नृत्य में भी भाव भंगिमाएं भरतनाट्यम के समान होती है ना। इसमें देखने में लगता है जैसे भरतनाट्यम, और इसमें कोई खास अंतर सामान्य रूप से समझ में सामान्य लोगों को नहीं आता है। प्राचीन काल में इस नृत्य को रात के समय मंदिरों में केवल ब्राह्मण परिवार के लोगों के द्वारा किया जाता था, और इसी नृत्य का एक रूप है जिसका नाम है तारगामम, है ना। इसी नृत्य का एक रूप है बाबू जिसका नाम है तारगामम। और ये तारगामम में क्या होता है कि कांसे की थाली में खड़े होकर नृत्य करते हैं, है ना। तो इसका संबंध भी कुचिपुड़ी से है। इस नृत्य के विषय महाभागवत से लिए गए हैं तथा पारंपरिक रूप से पुरुष नर्तक ही महिलाओं की वेशभूषा बनाकर इस नृत्य को करते थे। हालांकि बाद में इसमें अनेक प्रसिद्ध महिला कलाकार भी आ गई, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति। कुचिपुड़ी को आधुनिक काल में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री को यह श्रेय दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगले नृत्य की ओर हम लोग आते हैं। अगले नृत्य की ओर आते हैं और ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है, मोहिनीअट्टम। अगला नृत्य है मोहिनीअट्टम, और ये मोहिनीअट्टम कहां प्रचलन में रहता है, केरल में। मोहिनीअट्टम में वेशभूषा को लेकर के एक प्रश्न बनता है। मैं प्रश्न को बना सकता था, शामिल कर सकता था, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। मोहिनीअट्टम में आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नृत्य परंपरा है जिसमें जो कलाकार होते हैं वो सफेद साड़ी का प्रयोग करते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है, सफेद साड़ी का प्रयोग करते हैं, और उस साड़ी का जो बॉर्डर होता है वो सुनहरे कलर का होता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है मोहिनीअट्टम की। आप देखोगे, जब भी आप देखोगे ना कि मोहिनीअट्टम नृत्य जो लोग कर रहे हैं उसमें आप देखोगे कि जो साड़ी का कलर है वो सफेद ही रहेगा, और जो बॉर्डर इसका रहेगा वो बॉर्डर कैसा रहेगा, सुनहरा। बॉर्डर इसका, साड़ी का जो बॉर्डर होगा ना वो सुनहरा रहेगा। ठीक है, तो इसी मोहिनीअट्टम को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह मुख्यतः केरल में प्रचलित नृत्य है। कहां पर, केरल में, है ना। मोहिनीअट्टम मुख्य रूप से केरल में प्रचलित नृत्य परंपरा है। मोहिनीअट्टम नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से लिया गया है ना। जो लोग धार्मिक लोग होंगे उनको पता होगा कि भगवान विष्णु ने एक बार मोहिनी रूप धारण किया था, तो वहीं से मोहिनीअट्टम निकला है। इस नृत्य में कलाकार सामान्यतः सफेद रंग की साड़ी का प्रयोग करते हैं, जिसका बॉर्डर क्या होता है, तो जिसका बॉर्डर होता है सुनहरा, है ना। इसका बॉर्डर सुनहरा होता है। मोहिनीअट्टम नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग किया जाता है उसका नाम इडक्का है। बहुत महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट है कि मोहिनीअट्टम नृत्य के दौरान जिस प्रमुख वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है, तो उस वाद्य यंत्र का नाम इडक्का है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, है ना। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम नृत्य की एक प्रसिद्ध क्या है, कलाकार है। तो हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम नृत्य की एक प्रसिद्ध कलाकार है। तो ये था कौन सा नृत्य, मोहिनीअट्टम। अब मोहिनीअट्टम के बाद हम लोग आते हैं किस नृत्य पे, अगला नृत्य होगा ओडिसी। ध्यान दीजिएगा, ओडिसी, है ना। ज्यादा कुछ ओडिसी में नहीं है, उड़ीसा राज्य का नृत्य है, सबको पता है ओडिसी है। तो ओडिसी का संबंध किस राज्य से होगा, उड़ीसा से होगा। यह दक्षिण भारतीय नृत्य से प्रभावित है तथा ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भी देवदासी के नृत्य से हुई, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो ओडिसी है उड़ीसा राज्य का नृत्य है, और यह दक्षिण भारतीय नृत्य से क्या है, प्रभावित है तथा ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भी देवदासी के नृत्य से हुई। यानी उड़ीसा के मंदिरों में इन देवदासियों के द्वारा नृत्य किया जाता था, और इसी नृत्य से का एक रूप बनकर आया बाद में ओडिसी, है ना, जिसको कहा गया ओडिसी। प्रारंभ में यह नृत्य परंपरा वैष्णववाद से प्रभावित रहा, यानी वैष्णव धर्म से यह जो नृत्य परंपरा है वो प्रभावित रहा। ठीक है, तो ओडिसी के बाद अब हम लोग आते हैं अगले नृत्य की ओर, और वो अगला नृत्य कौन सा है, तो अगला नृत्य होगा मणिपुरी। मणिपुरी की ओर आते हैं हम लोग। अब देखिए ये मणिपुरी से भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, शायद वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 5 होगा क्वेश्चन नंबर। मणिपुरी, ये देखिए मणिपुरी नृत्य, है ना। देखिए इसका संबंध मणिपुर राज्य से है। किस राज्य से होगा, मणिपुर राज्य से होगा। मणिपुरी नाम है तो मणिपुर राज्य से होगा। इस नृत्य में राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर
अर्थात रासलीला पर नृत्य किया जाता है। यानी इस नृत्य का मुख्य विषय वस्तु हो गया राधा और कृष्ण का प्रेम प्रसंग अर्थात रासलीला। ठीक है। मणिपुरी नृत्य ध्यान दीजिएगा, मणिपुरी नृत्य जो है एक प्रमुख उत्सव लाई हरोबा, ये मणिपुर का एक प्रमुख उत्सव है लाई हरोबा, है ना। तो एक प्रमुख उत्सव लाई हरोबा के दौरान विशेष रूप से मणिपुर में क्या होता है, किया जाता है ना। यही था आपका शास्त्रीय नृत्य। तो टोटल नृत्य हो गए कितने, टोटल नृत्य हो गए 9, है ना। 9 नृत्यों में शायद 6 या 7 नृत्य के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास किया है ना। तो आप इसको देखिएगा अच्छे से। देखने के बाद ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। क्या इस वीडियो में कोई सुधार की गुंजाइश हो सकती है तो वो भी हमें बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा इस चैनल के बारे में, ताकि मुझे और ज्यादा प्रेरणा मिले इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए। तो कल फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आऊंगा। अगर आप लोगों का कोई सजेशन होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बस इतना ही याद रखते हैं। धन्यवाद।